हेलो बच्चा लोग, वंस अगेन वेलकम बैक। इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर यदि बच्चों को आ जाए तो समझ लो कि ये चैप्टर पे कमांड हासिल हो ही जाती है, राइट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, जो बच्चे जेई 2021 देने वाले हैं उनके लिए हमारे पास अनअकैडमी पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जिसके लिए सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें हम वन शॉट रिवीजन करते हैं, यानी एक ही क्लास 90 मिनट की क्लास में वन शॉट रिवीजन क्लास में पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं वाया एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। एंड दिस इज एक्सट्रीमली गुड प्रैक्टिस फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ अ गिवन टॉपिक। इसके अलावा हम लोग एनटी अभ्यास करते हैं। एनटी अभ्यास में जो पुराने पेपर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में, यानी लाइव क्वेश्चंस देते हैं। टाइम फ्रेम होता है जिसमें बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और अपनी एनालिसिस करते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। ये बहुत यूजफुल प्रैक्टिस है। मैं ऑलरेडी 28 क्लासेस ले चुका हूँ इसकी, एंड जिन बच्चों ने रेगुलरली अटेंड किया है उनको बहुत फायदा हुआ है। तो आप सब लोग इन क्लासेस को कभी मिस मत करिए। इसके अलावा फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के भी अलग अलग वन शॉट रिवीजन क्लासेस हम लोग मैं कंडक्ट करता हूँ अनअकैडमी पे, तो वहां पे आप आके किसी भी क्लास का फायदा उठा सकते हैं। बट लाइव क्लास इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन रिकॉर्डेड क्लास। लाइव क्लास आप लोग अटेंड कीजिए। ऑलराइट गाइस, चलिए स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर में मैंने पहला क्लास ऑफ कंपाउंड उठाया है एसिड्स, एन फैक्टर ऑफ एसिड। आई होप आप सब लोग जानते हैं कि एसिड के अंदर कभी एन फैक्टर निकालना हो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए तो क्या चीज कैलकुलेट करते हैं। एन फैक्टर फॉर एन एसिड इज ऑलवेज इक्वल टू बेसिसिटी। आई होप आपका बचपन याद आ गया होगा, कभी पढ़ा होगा आपने। बेसिसिटी क्या होता है? रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ गिवन एसिड, राइट। इससे बेहतर डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH ions required to neutralize 1 mole of acid। एक मोल एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मोल OH आयन की जरूरत पड़ती है उसे एसिड का एन फैक्टर कहा जाता है, ऑलराइट। तो चलिए, जैसे अगर हम बात करते हैं HCl की, आपको पता है इसके अंदर रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H आयन 1 है, सिंपली एन फैक्टर 1 लिख दीजिए, ऑलराइट। अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, तो आप सिंपली एन फैक्टर 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा ग्लिच है कि जिसका 2 होता है उसका 1 भी तो हो सकता है। भाई H2SO4 की अपनी मर्जी, अपनी इच्छा कि वो एक ही मोल OH आयन से यानी NaOH से रिएक्ट करे, तो ऐसी रिएक्शन में NaHSO4 बनेगा, NaHSO4 बनेगा, यानी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में एन फैक्टर 1 लिखेंगे। और अगर दोनों H रिप्लेस हो गए, 2 मोल NaOH से रिएक्शन कर लिया, Na2SO4 और वाटर बन गया, ऐसी सिचुएशन में एन फैक्टर H2SO4 का 2 हो जाएगा। अगर कहीं कुछ नहीं दिया हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो हम लोग एन फैक्टर 2 ले लेंगे। सिंपली अगर बोले कि भाई H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन NaOH से हो रहा है और आपको एक का वेट पता है, दूसरे का वेट या दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपली एन फैक्टर 2 लेना बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन में, ऑलराइट। H3PO4 एन फैक्टर 3 और 2 और 1 अगेन डिपेंड करता है कि H3PO4 के अंदर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करोगे तो NaH2PO4, यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा। अगर आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, Na2HPO4 बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, Na2HPO4 बन जाएगा यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और अगर तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए तो Na3PO4 बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में एन फैक्टर 1 होगा, सेकंड केस में एन फैक्टर 2 होगा, थर्ड केस में एन फैक्टर 3 होगा। यानी इस H3PO4 का फास्फोरिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम 3 हो सकता है, अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है।
क्लियर है बच्चा लोग? चलिए एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, H3PO3। इसका एन फैक्टर होगा 2 और 1 एंड H3PO2 इसका एन फैक्टर होगा 1 एंड ओनली 1। याद रखिएगा ये जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं ना, बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये H3PO4 है। Can you understand? All 3 hydrogen atoms are connected to oxygen, therefore they are replaceable. तीनों रिप्लेसेबल है, तीनों H आयन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप H3PO2 में चले जाओगे तो एक हाइड्रोजन ऐसा है जो डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा है, ये रिप्लेसेबल नहीं है। ऑलराइट, और H3PO2 में चले जाओगे तो 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, ये रिप्लेसेबल नहीं होंगे। इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 3, इसका एन फैक्टर हो गया 2, इसका एन फैक्टर हो गया 1। ऑलराइट, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 एंड दिस वन इज 4 एंड 5। राइट, another one 6 CH3COOH। I hope everybody understand कि CH3COOH में बेसिकली जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो तो ये वाला है ना, ये वाला एसिटिक एसिड। नॉट ओनली एसिटिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उन सभी का एन फैक्टर। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 1। हम लोग बात करते हैं लेट्स से सैलिसिलिक एसिड की, COOH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका 2 और 1। ऐसे हम लोग बात, क्योंकि दोनों ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ऐसे हम लोग बात करते हैं लेट्स से थैलिक एसिड की। दिस इज थैलिक एसिड, आई एम सॉरी, दिस वन इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, ऑर्थो वाले को थैलिक एसिड बोलते हैं, अगर मेटा एंड पैरा हो जाए तो फिर वो अलग नाम हो जाएगा। इसका एन फैक्टर 2 और 1। ऑलराइट, ऐसे ही हम लोग ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, H2C2O4, एन फैक्टर 2 और 1 अगेन। ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कभी दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, कभी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। अकॉर्डिंगली इसका एन फैक्टर 2 और 1। ऑलराइट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंड अनयूजुअल केस है बोरिक एसिड। थिंक अबाउट, 1 मिनट के लिए सोचिए। इसकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि इसका एन फैक्टर 3 होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से 3 OH जुड़े हुए हैं बोरॉन से, और जैसा कि अब तक हम लोगों ने समझा है उस हिसाब से तीनों हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिप्लेसेबल, लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है। अगर आप इसका एन फैक्टर निकालोगे तो 1 आता है। कैसे 1 आता है? ये एक्चुअली आर्हेनियस एसिड नहीं है बोरिक एसिड, ये पानी से रिएक्ट करके सबसे पहले BOH4- बनाता है और एक H+ निकलता है। राइट, अब देखिए बोरॉन की जो ऑक्टेट है, बोरॉन की आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 to 6 है, यानी इसका पहला टेंडेंसी तो ये होगा, इसकी पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि पानी से OH आयन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, BOH4- बन गया। अब BOH4- में आप देख सकते हो कि बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलराइट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट, तो ये इसका एक खास प्रॉपर्टी है। कहते हैं कि जो बोरिक एसिड होता है, इट्स अ मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड। इट्स अ मोनोबेसिक लुईस एसिड। राइट, लुईस एसिड है ये प्रोटॉन नहीं देता बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रोसेस में ये BOH4- बनाता है और साथ में एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है, इसीलिए इसको मोनोबेसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट बच्चा लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑक्साइड भी एसिड की तरह काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास ऑक्साइड हो, जैसे मान लो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, अब
ऑक्साइड खुद भी एसिड के एनहाइड्राइड होते हैं। तो एक तो तरीका है कि पानी में डाल दो तो इसका ओरिजिनल एसिड दिख जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड दिख गया। अब आपको पता है कार्बोनिक एसिड डाइबेसिक एसिड होता है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा या 1 होगा, और इस वजह से इसका भी एन फैक्टर 2 या 1 होगा। दूसरा तरीका है कि आप इसकी NaOH रिएक्शन करा दो। तो NaOH रिएक्शन कराने पे या तो ये एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके NaHCO3 बनाएगा, या दो NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 बनाएगा। तो जब Na2CO3 बनाएगा तब इसका एन फैक्टर 2 होगा, और जब NaHCO3 बनाएगा तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसका जो ओरिजिनल एसिड है वो H2CO3 है, और H2CO3 का एन फैक्टर 2 या 1 दोनों हो सकता है। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ SO3 की, या SO2 ले लो, इसका भी एन फैक्टर 2 और 1, क्योंकि SO3 में जब आप पानी डालोगे SO2 में तो ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। ऑलराइट, ऐसे ही आप चले जाओ नंबर 14 इज SO3 ले लो आप, एक ही बात है। SO3 ले लोगे तो ये बेसिकली H2SO4 का एनहाइड्राइड है, तो इसका एन फैक्टर भी 2 और 1 होगा। अगर इसमें मैं पानी डाल दूं तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, पानी डालना है, पानी डालने पर ये H2SO4 यानी अपने ओरिजिनल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ऐसे मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, N2O5 अनयूजुअल। N2O5 में अगर आप पानी डाल दो ना तो दिस इज गोइंग टू बी 2HNO3, यानी 1 मोल N2O5 2 HNO3 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका एन फैक्टर 2 एंड ओनली 2, नॉट 1, इट्स ओनली 2। 1 मोल ऑफ N2O5 इज इक्विवेलेंट टू 2HNO3, राइट। तो इस तरह से आपने देखा, हमने रैपिड फायर एग्जांपल्स कर लिए, करीब 15 एग्जांपल, जिसके अंदर एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया, राइट बच्चा लोग। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं और सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस में अलग अलग कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एन फैक्टर निकालने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।